2.25। इसमें कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन इज इन 3d ऑर्बिट, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ NL/ml फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। सो ये हम लोगों ने कर लिया है फॉर 3d ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में भी था। L की वैल्यू 2 और ml -2 -1 0 1 2 any1। बोलो ये क्वेश्चन था कि नहीं? 2.25 हो गया कि इसी में किया है हम लोगों ने? यही किया था। 2.26 नाउ 2.26 देखो तो कह रहा है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन, रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 29 हो जाएंगे एंड दैट इज मास नंबर क्या हो जाएगा? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो दिस इज 29 प्लस 35 न्यूट्रॉन, या तो इक्वल होते हैं ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही केस है जिसमें कम होते हैं, वो हाइड्रोजन का केस है जिसमें कि होते ही नहीं है। सो दिस इज 50 9 5 14 54। सो इसलिए जो सिंबल होगा तो सिंबल x में यहाँ पर z होता है और यहाँ पर मास नंबर होता है, दैट इज 29 और ये 54 हुआ कि 64? इट इज 64। तो 64 होने की वजह से वैसे तो 63.5 कॉपर का होता है, लेकिन अब वो तो उसका एक एवरेज होता है। सो दिस इज 64। हमें तो किसी के भी मास ये एटॉमिक नंबर से पता चलता है। सो एलिमेंट क्या हुआ? इस कॉपर एंड इसका कन्फिग्रेशन क्या हुआ? उससे इससे नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? बोलो। नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? बताती ही नहीं है आप तो। 18। तो 18 के आगे क्या होगा? आगे का बताओ कन्फिग्रेशन। एटीन का हिसाब दे दिया ना, अब हमें 11 का हिसाब और दे दो। इसका अलग होता है ना कन्फिग्रेशन, बताया था कि विच स्टेबल्स आर स्टेबल। सो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल होती है कि नहीं? हाँ या नहीं? 2.27 गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H2 प्लस का कन्फिग्रेशन बताओ। अच्छा बताओ H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? H2 प्लस में अमांशी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है। तो फिर H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? O2 प्लस का नाम क्या है? ऑक्सोनियम। ये आयन हो गया, ठीक है, ऑक्सोनियम हो गया, ईएम लग जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? 15 ना। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। 2.26
28. Now the atomic orbital has n is equals to 3. What are the possible value? अगर n 3 है तो l की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? l 0 हो सकता है 3 में, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि कितने तक हो सकता है? अप टू n-1 तक होता है कि नहीं? थर्ड ऑर्बिटल में sp_d सबशेल्स। तो ये जो s सबशेल है उसके ml की क्या वैल्यू होगी? और ठीक है, सो इस केस में ml 0, इस केस में क्या होगा? p सबशेल है ना, तो ml की क्या वैल्यू होगी? कुछ बताया करो, इसमें ml की क्या वैल्यू होगी? क्योंकि ये थर्ड सबशेल है, और थर्ड सबशेल में क्या होगा? थर्ड सबशेल में एक s होगा, 3 p के होंगे और 5 d के होंगे। तो दिस इज 3s 3p और 3d। तो 3s 3p 3d में अब इनके l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2। ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0 -1 0 1 -2 -2 -1 0 1 2। बोलो, समझ में आई बात? समझ में आई? इज इट ओके? नेटवर्क ठीक कराओ अपना। अभी आवाज आ रही है? नेटवर्क थोड़ा ठीक कराओ, कई बार पूछना पड़ता है तो समय इससे वेस्ट होता है। नाउ लिस्ट द क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d ऑर्बिटल। अगर मान लीजिए क्वांटम नंबर 3d ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन है? ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, बोलो। थ्री डी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 10 इलेक्ट्रॉन इन्हीं सब में आएंगे, तो कैसे आएंगे? तो इसका क्वांटम नंबर देख लेते हैं, m l इसके बाद m l और फिर ms। तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू हो जाएगी 3 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और l तो 2 ही रहेगा। और मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, तो पहला इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 2 3 4 5 -2 -1 0 +1 +2। तो पहला आया तो इसकी वैल्यू -2 और +½ स्पिन। फिर इसके बाद 3 2 -1 और +½ स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो भी 3D में जाएगा, तीसरा भी 3D में जाएगा। तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन गया वो इसमें चला गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? इसमें जाएगा।
तो 0 में गया, और इसमें भी प्लस हाफ। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कैसा जाएगा, फिर +1 में जाएगा, और इसमें भी प्लस हाफ क्योंकि स्पिन अप है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन 3 2 +2 प्लस हाफ। इसके बाद 3 2, अब इसमें पेयरिंग होगी तो -2 में फिर से जाएगा, लेकिन -हाफ के साथ जाएगा। इसी तरीके से 3 2 अब -1 में जाएगा, लेकिन पेयरिंग होगी तो स्पिन डाउन हो जाएगा। फिर 3 2 0 में जाएगा, लेकिन स्पिन डाउन के साथ जाएगा। फिर 3 2 +1 -हाफ, और लास्ट में क्या है 3 2 +2 -हाफ। समझ में आ गई बात? तो धीरे ये सारे पेयरिंग हो गई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन देखो, बताओ कौन सी पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है। 1p पॉसिबल है, हाँ या नहीं? टू एस 2p 3f। ठीक है, 2.29 देखिए कि यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो A में दिया है n = 1, L = 0, तो कौन सी ऑर्बिटल बनेगी? 1s बनेगी। n = 3, L = 1। L = 2। अगला देखिए 2.30, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। सो A, n = 0, L = 0, ML = 0, और MS = +हाफ। पॉसिबल है या नहीं? क्यों? एज मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is 1. Now n = 1, L = 0, ML = 0, और MS = -हाफ। ये पॉसिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज इन 1s ऑर्बिटल, ठीक है। सो इट इज इन स्पिन डाउन status। n = 1, L = 1, M L = 0, MS = +हाफ। not possible as L =
one corresponds to p orbital which is not present in first subshell. First shell. N is equals to 2, L is equals to 1, M L is equals to 0, MS is equals to minus half. It is possible. So an electron is in 2p orbital, ठीक है, in internuclear axis यानी z axis, in spin down condition. N is equals to 3, L is equals to 3, M L is equals to minus 3, MS is equals to plus half. Not possible, as F orbitals L is equals to 3 are not present in N is equals to 3, in N is equals to 3, the maximum value of L can go up to n-1, ये सिर्फ 2 तक जा सकती है. N is equals to 3, L is equals to 1, ML is equals to 0, MS is equals to plus half. Possible. It is 3p orbital with electron in spin up condition and its orientation is internuclear axis. Internuclear axis समझ रही हो क्यों बोल रहे हैं? Okay. Now 2.31. How many electron in atom may have the following quantum number? So N is equals to 4 और M S is equals to minus half. बोलो. Maximum electron that can be accommodated in fourth shell is 32, that is 2n square के हिसाब से, and half of them will have spin down, spin angular momentum. ठीक है. हाफ ऑफ देम का मतलब कितना हुआ? 16. कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं n इज इक्वल टू 4 में? 32 हो सकते हैं. और आधों का क्या होगा? हाफ ऑफ देम यानी 16 जो होंगे स्पिन डाउन होंगे, 16 स्पिन अप होंगे. n इज इक्वल्स टू 3 और l इज इक्वल्स टू 0 में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 0 में.
कितने? आवाज साफ नहीं आ रही। कितने कितने? 4 कैसे आ सकते हैं? n इज इक्व टू 3, l इज इक्व टू 0 है तो 3s ऑर्बिटल नहीं हुई, 4 कैसे आ जाएंगे? l इज इक्व टू 0 को क्या समझती हो? s सबशेल नहीं हुई, s ऑर्बिटल, s सबशेल की s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। एंड कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी accommodated in it. ठीक है, नाउ बाकी आगे कहोगे, अब अगले पेज में पहुंचो। अगले पेज में एक सवाल फंसा था, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दैट इज 2.53। क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग द वोल्टेज। इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो रुक जाता है। यानी अगर मान लीजिए मैंने इस पर रेडिएशन डाले तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है मुझे इसे प्लस रखना चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इस पे हमने डाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए और ये निगेटिव, तभी इस पे जाएगा। लेकिन किसी तरीके से अगर मैं इसे निगेटिव बना दूं तो ये इसे रिपेल करेगा और यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। उसको कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। सो हाउ मच निगेटिव वोल्टेज इज टू बी अप्लाइड एट एनायन, जहाँ जाए उसे एनोड कहते हैं। है तो ये एनोड, लेकिन मैं इस पर अब निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूँगा। इसके पहले मैं ग्रिल लगा दूंगा जस्ट, और उस ग्रिल पे निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा, और इसे बाकी इस वाले को 0 पे रखूँगा। तो दैट इज़ एक पोटेंशियल हमने मान लीजिए इस पर बना लिया, और -6 वोल्ट, 0 -6। तो अब लेकिन इस वाले पे मैं अब क्या करूं, जो दूसरा अप्लाई करने जा रहा हूं, क्या एक निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दूं? तो उससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचेगा। सो हाउ मच निगेटिव वोल्टेज इज टू बी applied to collector electrode so that no photoelectron reaches to it. Photoelectron reaches to it, तो वो उसको एक रिटार्डेशन देगा। जैसे कि अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं तो वो बॉल ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि हमने इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी है। तो इस पर एक्सीलरेशन किधर लग रहा है? क्या नीचे लग रहा है? तो कहीं ना कहीं तो रुक जाएगी। तो कोई चीज़ अगर उसके मोशन को रिपेल करे या रिटार्ड करे तो रुक ही जाएगी। तो इस चीज़ को कहते हैं इट इज़ कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं? स्टॉपिंग potential, and it is denoted by V naught। तो अगर हम जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ जाके किस में बदल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में, और ये फिर लौटने लगेगा। मान लो यहाँ तक आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, और फिर रिपल्सन में फिर लौट जाएगा। तो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का क्या प्रिंसिपल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि इफ द बॉडी इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स देन इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इंटरचेंजेबल टू इट्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज बोथ द काइंड्स ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। तो इसलिए हम इस पर अगर कुछ वोल्टेज लगा रहे हैं तो उससे कितनी एनर्जी पैदा होगी? तो that is equals to, if V naught voltage is applied then
द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन if V naught negative potential is applied, then हम ये जानते हैं कि किसी भी पोटेंशियल में जाने में काम करने के लिए तो W/Q यही पोटेंशियल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपोजिट पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो उसका कुछ वर्क डन होगा, वो QV होगा या वर्क डन EV होगा। हमारे केस में इसकी जितनी भी एनर्जी है 12 mv², ये सारी की सारी इसमें खर्च हो जाएगी, क्योंकि वो पोटेंशियल के खिलाफ चल रहा है, रिटार्डेशन पे चल रहा है, तो टोटल इसमें कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं। तो इस तरीके से देन हाफ mv² इट इज इक्वल टू EV नॉट। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि इतना वोल्टेज लगा देने से वो रुक जाता है, और हमने क्या किया है बताइए, अप्लाइंग ए वोल्टेज व्हेन द रेडिएशन दिस मच इज यूज्ड, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मेटल। तो हमको कुछ और भी चीज़ें पता हैं कि अगर किसी भी चीज़ पर एनर्जी छोड़ी जाए तो वो दो चीज़ों में यूज़ होती है, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। सो अब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और हमने उस पर लैम्डा कौन सा डाला, तो व्हाट इज द लैम्डा यूज्ड फॉर इट, अप्लाइंग द वोल्टेज दिस व्हेन द रेडिएशन दिस इज यूज्ड। तो हम क्या काइनेटिक एनर्जी की जगह EV लिख दें, यही तो काइनेटिक एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई। तो क्या मैं इसकी जगह EV लिख दूं, और जो रेडिएशन डाला गया है वो रेडिएशन हमको पता है, कौन सा रेडिएशन डाला गया है बताओ। क्या ये रेडिएशन जो डाला गया है 256.7 नैनोमीटर का है, तो ये क्या h न्यू होगा या hc/λ होगा जो डाला गया है। वर्क फंक्शन नहीं पता और मैं इसकी जगह क्या EV नॉट लिख दूं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक ठीक काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। बोलो, तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा कि hc/λ और माइनस EV नॉट। अब इन सब चीज़ों की वैल्यू डाल दो, दैट इज इक्वल्स टू 6.626 होता है इंटू 10⁸, और लैम्डा कितना है 256.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है -19, और वोल्टेज कितना लगाया गया है 0.35। अब इन दोनों की वैल्यू बताओ, 256 ऑर्डर तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, ये 17 हुआ, 17 2 जा 34, तो -17 हो गया। इसका भी मल्टीप्लाई करके बताओ, तो hc/λ 0.0773 है, 4 ना, ठीक है, और -17। अच्छा ये 1 पॉइंट है, इसका भी बताओ।
16 पंचे 80, 16 3 48, तो 5 80 है। 16 3 48, 48 56.56 है, 0.56 इंटू 10⁻⁻19। तो अब जरा देखो इसमें भी ये जीरो ठीक है, और यहाँ 2 जीरो तो नहीं आएगा, ये तो ठीक ही है। ये देखो ये ठीक है, 18 है, सही तो है। तो हमें क्या चाहिए, वर्क फंक्शन। तो हम इसे क्या कर दें, यानी 2 डिजिट कर दें, 7.74 इंटू 10⁻⁻17 और -19 कर दें, -19। देखते हैं, नहीं तो कोई डिजिट की गड़बड़ी होगी। 34, ये 17 था, और 56 इंटू 10⁻⁻19, इसको सब्ट्रैक्ट करो 7.74 से, और 0.56, तो 14 8 1 6.18 इंटू 10⁻⁻19 आ गया, इतने जूल आ गया, है ना, यही है। अच्छा अच्छा, पीछे देखो आंसर जरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे कन्वर्ट करो, तो इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये कट गया, जूल से जूल कटा, और 7.18 में 1.6 से डिवाइड करो, देखो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, 4.23। क्या यही है, 48, यही है पीछे, तो ये सिल्वर होगा, सिल्वर का होता है इतना। अब चेक करो, सिल्वर लिखा है, इट इज सिल्वर मेटल। अच्छा अब देखो 2.54 कि इफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 picometer strike an atom and one of the inner bound electron is ejected with a velocity this, calculate the energy। तो इतना करता है और इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट विद ए वेलोसिटी दिस, कैलकुलेट द एनर्जी विद विच इट इज़ बाउंड टू न्यूक्लियस। तो कोई इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है और उस पर हमने फोटोन डाल दिया, बम्बार्ड किया, तो वो इजेक्ट आउट हो गया। इजेक्ट आउट हुआ तो इसकी वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। जितनी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वो तो लगी, फिर इसको वेलोसिटी भी मिली, यानी एडिशनल वेलोसिटी मिली। अगर सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी दो तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकल पाता है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। इन्फिनिटी ऑर्बिट ज़्यादा दूर नहीं होती है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर किसी भी सेल से इन्फिनिटी ऑर्बिट, क्योंकि जैसे जैसे मतलब ऑर्बिट थोड़ा दूर जाएगी तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। तो अब इतना है, कैलकुलेट द एनर्जी विद विच इट इज़ बाउंड टू न्यूक्लियस। तो ये किस एनर्जी से बाउंड हुआ है, सो वॉट एवर एनर्जी इज़ गिवन इज़ पार्टली यूटिलाइज्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पार्टली यूटिलाइज्ड टू गिव एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, दो जगह यूज़ हुई है। तो वॉट एवर एनर्जी is given to bounded electron is partly utilized to ionize it and
partly to give its kinetic energy, give it kinetic energy। अब देखो जैसे किसी भी वस्तु को ऊपर 13.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका जाए तो ये इसकी एस्केप वेलोसिटी है, तो धरती से हमेशा के लिए चली जाएगी। वैसे बहुत ज़्यादा स्पीड है। एस्केप वेलोसिटी में किस स्पीड से फेंकना पड़ता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है। तो 13.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना किलोमीटर, तो हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी पे उसकी ज़ीरो स्पीड होगी। अगर आप इसे और थोड़ी ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो जो रिमेनिंग एनर्जी उसको देकर भेजोगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो ये एनर्जी जो दे रहे हो वो दो जगह यूज़ हो रही है, एक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरी क्या है, इसको रिमूव किया, और दूसरी किस में यूज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। दो जगह यूज़ हो रही है कि नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है क्या वो किसी निगेटिव एनर्जी से बाउंड है, वो किसी निगेटिव एनर्जी से बाउंड है। अब वो पता नहीं उसकी क्या एनर्जी है, फार्मूला तो एनर्जी का ये होता है, दैट इज़ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n स्क्वायर, और ये z स्क्वायर। अब वो पता नहीं कौन सा आइटम है, और उसमें भी निगेटिव साइन आता है, बोलो है कि नहीं। हमको मालूम तो है नहीं ये कौन सा है, और वो भी सिर्फ ये तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, लेकिन दूसरों के लिए तो फिर कुछ और ही होगा, वहाँ ये एप्लीकेबल भी नहीं होगा। तो जो भी होगा है तो कुछ निगेटिव। तो टोटल एनर्जी किस में यूटिलाइज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। हमने उसे कितनी एनर्जी दी, क्या h न्यू दी, क्या hc/λ दी, और इस एनर्जी से स्ट्राइक किया है पिकोमीटर। तो अब u तो नहीं पता है कि उसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी दो जगह यूज़ हुई, तो u निकाल लें। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, क्या हाफ mv²। सो नाउ लेट अस सी कि u क्या होगा, hc/λ, that is 6.626 into और डिवाइडेड बाई किससे उसे भेजा जा रहा है, 150 पिकोमीटर है, और माइनस हाफ mv², 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई, 1.5 इंटू 10⁻7, और उसका भी स्क्वायर। अच्छा 6.626 इंटू 3 करो और 150 करो, 20 निकल जाएंगे, तो 10⁻⁻14, और 9.1 इंटू 2.25 और अपॉन 2 इंटू 10⁻, यहाँ 14 आया, अगर 15 मान लिया जाए, 7 दूनी 14, तो 16 और 1 17, -17 करो पता, बीच में माइनस है। इतना समझ में आया मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन समझ में आई। यू यही है कि कितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो तो उसकी निगेटिव वैल्यू होगी जिससे वो बंधा हुआ है किसी भी एटम में, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। निगेटिव वैल्यू से बंधा है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे कितनी होती है, 0, और कोई इलेक्ट्रॉन आके हाइड्रोजन में बंध जाए तो उसकी इतनी एनर्जी होती है कि नहीं, फर्स्ट सेल में 2.18 निगेटिव में, सेकंड में कुछ और होती है, -3.4 होती है, फिर थर्ड में 0.54 होती है, ऐसे बढ़ती चली जाती है, लेकिन निगेटिव में ही होती है। तो जो आंसर आएगा वो निगेटिव में ही आएगा। मतलब कुछ पॉजिटिव ये आया ना,
ठीक है, तो 0.13 आया है, 0.13 और इंटू 10⁻⁻14 और यहाँ कितना आया, हाँ 267। अब यहाँ पे 237। अच्छा, अब ये देखो 0.13 इंटू 10⁻⁻14 और यहाँ पर भी 2 डिजिट इधर ले लो, 10237। तो इसे छोटा किया तो इसे बड़ा करो, -15 आ गया। और छोटा कर दें, 31 था, 7 दूनी 14, 31 और 14 तो 6 1 7, ये ठीक है। 12 किया, 12 20 14, ये ठीक है। तो इसे कर लो 0.0, 2 डिजिट और कर लो, और यहाँ पर कर लो 14। अब ये बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, 0.13 और 0.01 तो 0.12 आ गया। तो 0.12 इंटू 10⁻⁻14 इतना उसको दिया गया, तब तो वो इन्फिनिटी पे पहुंचा। यानी कि एनर्जी सप्लाइड प्लस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल दैट शुड बिकम 0। अगर किसी ऑर्बिटल की एनर्जी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है, तो क्या इतनी ही एनर्जी से नहीं सप्लाई करनी पड़ेगी जिससे कि वो इन्फिनिटी पे चला जाए? बोलो, पहले इतनी 2 और फिर अगर और दे देती हो किस्मत से 3 दे दो, तब तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी बन जाएगी। बोलो, सो दिस मच एनर्जी इज सप्लाइड। तो इसका मतलब है कि जिस शेल में है यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वो ट्रांजिशन कहीं से कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द एनर्जी विथ विच इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। सो इतने जूल दी गई है, 0.12 इंटू 10⁻⁻14 जूल एनर्जी is supplied to send it at n is equals to infinity with energy is equals to 0। यानी जो उसकी अपनी बाइंडिंग एनर्जी है जिससे वो बंधा था और साथ में एनर्जी सप्लाइड, अब वो मिल के 0 हो गई। एनर्जी बाइंडिंग या बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी और प्लस बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव में होती है, कोई चीज़ क्यों होता है, और सप्लाइड एनर्जी इट इज इक्वल्स टू 0। आपने उसे इन्फिनिटी पे भेज दिया है। तो अब यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस सप्लाइड एनर्जी। उतनी देनी पड़ेगी ना, अगर आपने इतनी दी है तो निगेटिव में रही होगी, तभी तो आप उसको कंपनसेट कर रहे हो। सो दिस इज -0.12 इंटू 10⁻⁻14 जूल। पीछे देखो आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो इसको। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल से जूल कट गया और 10⁵ आ जाएगा यहाँ से। सो -0.12 इंटू 10⁵। बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही, चलो ठीक है। क्या? अच्छा, हाँ डिवाइड कर लो।
अभी कर दो, अब कर दो। यही आ रहा है क्या? सिक्स है, 5 तो यहाँ से आ गया, 1 0 यहाँ से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 2.54 में 10⁻³ है, 7 6 और 2 0, 6 आ रहा है, मतलब फ़र्क वही, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट 7 6 आ रहा है ना, और 2 0, तो 6 आ रहा है। इससे डिवाइड किया तो क्या आया है? और कोई तो गड़बड़ी नहीं हुई है किसी में? 9.1 तो उसका होता ही है। 1 मिनट देख लेते हैं फिर इसको, इसका क्या आएगा। 2.54, 7 6 ही आ रहा है, तो 1.223 आया है, और 1.223 7.626, बहुत सारा फ़र्क है, तो इसलिए फ़र्क आ रहा है। देखो 7.625 लिया इन्होंने, हमने 626 लिया है, एक तो यहाँ फ़र्क आ गया है, और बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ा उस चीज़ को, सब्ट्रैक्ट तो किया ही है, और फिर उससे फ़र्क आ गया, और 1.602 उसमें भी फ़र्क है। तो 7.6, बाकी के आंसर 6.626, हमने 6.626 लिया है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 2.25 होता है 1.5, 9.1। बस एक काम और कर लो, ये तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर मान लो ज़्यादा करेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही इन दोनों को एक बार और कर लो, बस इतना काम कर लो। एक बार इसे कर लो, एक बार इसे। अच्छा 2.5 और आ रहा था, हाँ तो सही है, फिर आ जाएगा। 2.5 लिख दो, तो 0.1325 और 0.0102, तो क्या आएगा बताओ? 1223 आया कि नहीं? 1 मतलब 1223, 0.1223, so 1223, और यहाँ भी 23, अब आ जाएगा, सही है। ठीक ना? अगला देखो, दैट इज 2.55 क्या है? एमिशन ट्रांजिशन इन पास्चन सीरीज। तो पास्चन एक होता है लाइमन बामर, फिर पास्चन होता है एट द एंड ऑफ 3 एंड स्टार्ट्स फ्रॉम n। 3 पे गिरे तो पास्चन होती है, और एमिशन होता है उस पर गिरना चाहिए, तो रिप्रेजेंटेड बाई उसकी फ्रीक्वेंसी दी है,
तो दैट इज 3.29 इंटू 10⁻15 और 1/3 स्क्वायर और -1/n²। तो अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 1285 नैनोमीटर। तो ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, बट वो तो वेवलेंथ बता रहा है। तो न्यू क्या होता है? क्या c/λ होता है? यानी अगर कोई भी चीज़ 3 पे गिरेगा और 3 पे गिरने पर उसके जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे रहा है, फोटोन का लैम्डा भी होगा। फोटोन तो फोटोन ही है, वो तो स्पीड से चलेगा, लाइट की स्पीड से, c से चलेगा, क्योंकि ऊपर से गिरा है ना। लेकिन कहाँ से गिरा है? n से गिरा है, हमें मालूम नहीं है कहाँ से गिरा है। 3 पे गिरा है इसलिए पाश्चन हुआ। 3 पे गिरने का मतलब क्या होता है? पाश्चन। अच्छा, अब तो मैंने न्यू की जगह लिख दिया है, और 3.29 इंटू 10⁻15 और 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n²। तो इसमें 3 इंटू 10⁻8 और लेमडा की वैल्यू रख दो। लेमडा कितना है? 1285 नैनोमीटर। और ये भी चीज़ नीचे ले आओ, 3.29 इंटू 10⁻15। तो उधर क्या बचेगा? 1/9 माइनस 1/n²। तो इन सबको कैलकुलेट करो। 9, तो 6 बचा, 6 को माइनस कर दिया तो 10⁻2 बचा, 6 बच गया 2। 3/1285 और इंटू 3.29। तो इसे क्या कर देते हैं कि 3/12.85 और इंटू 3.29, इससे 10⁻2 भी ख़त्म हो गया। ठीक है, और इट इज़ 1/9 माइनस 1/n²। इसकी वैल्यू निकालो। 0.0 शाम का टेस्ट। हाँ, आपका 4 बजे है ना? ठीक है, सही है। और ये चीज़ हो गई। और ये 1/9 को निकालो, क्या 0.1111 आता है? और अब ये इधर ले लें। वैसे तो इसे पलट देना चाहिए, 1/9 ही लिखो, क्योंकि पलटने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/9। अब क्या करना चाहिए? पलटना तो पड़ेगा। तो 1/9 माइनस 10,000/709। 3 है तो 10,000। अब 7×9 = 63, 9 7 9 72, 63 79। कुछ अब इसमें पता नहीं चल रहा है। फिर से मैं उसी पे आ रहा हूँ, 0.1111 और इसमें से 0.0709। अच्छा, अब इसे सब्ट्रैक्ट करो। यही लिख दिया वापस, यही नहीं है क्या? अच्छा, ये गलत लिख दिया था मैंने, सॉरी। तो
यही चीज़ थी ना 0.0709, वही लिख दो 0.0709, क्योंकि 1000 करने से फ़ायदा नहीं है। 0709 1/n², 9 36 35 ये 1/n² हो गया। और पलट दो, ये क्या हुआ, ये 402/10,000 हुआ। अच्छा तो n² क्या हो गया, 10,000/402। बताओ इसका कितना हुआ। कितना? अच्छा 1.98 है, रूट ले लिया है 4.98। 4.98 है रूट लेने के बाद ना, तो 5 हो गया। 5th से करेगा। फिफ्थ से वो इसमें गिर रहा है। अब देखो 2.56, 2.56 चलो क्या कहता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्बिट्स हैविंग रेडियस दिस एंड एंड्स एट दिस, नेम द सीरीज। तो इस जिसका रेडियस इतना हो और इस रेडियस से इस रेडियस पे आता हो, तो आपको मालूम है रेडियस का फार्मूला क्या होता है, बताओ। यही होता है, ठीक है। क्या ये हाइड्रोजन है? कितना? 52.9। अच्छा ठीक, ओके ओके, सही है सही है। 52.9 और n² होता है। अच्छा z की भी कोई बात है क्या इसमें? z पूछ रहा है कि हाइड्रोजन है, ये तो बता ही नहीं रहा है कि हाइड्रोजन है कौन। हम हाइड्रोजन लेके चलते हैं, क्योंकि दो चीज़ तो नहीं पूछ सकता है कि z भी पूछे और रेडियस भी पूछे, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकता है। कंसीडर इट h एटम, तो दैट इज बाई z होता है, तो अपॉन z ये चीज़ होती है। पर z है तो z की वैल्यू 1 हो गई। अब सारी वैल्यू डाल दो। रेडियस कितना है? 1.3225। और क्या ये नैनोमीटर में है? तो नैनोमीटर का क्या मतलब हुआ? 1 कॉमा है कि पॉइंट है, एंड ठीक है। तो इनटू 10⁻⁻9 और इट इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू 10⁻⁻12 n², ये चीज़ हो गई। तो चूँकि ये प्रोडक्ट है तो n² निकालो, तो इसको भी 12 में बदल दो, तो ये कितना हो जाएगा 1322, यानी ये कितने तक पहुँचाएँ 2.5 इंटू 10⁻⁻12, और ये है 52.9 इंटू 10⁻⁻12। जरा पता करो कि किस ऑर्बिट से गिरा है। तो किस ऑर्बिट से गिरा और किस ऑर्बिट में गिरा,
फिर इसका रूट भी ले लेंगे। एन की वैल्यू सीधी बताओ। एट 09 आ रहा है। 1.3225 चलो ठीक है। 15.809 ये एन की आई ना, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16 ले लो। और दूसरा देखो, सेकंड फिर से फार्मूला लगाओ। आर एन इज इक्वल टू 52.9, तो ये 211.6 पिकोमीटर पर गिरा। और ये अब इसे नीचे ले लो, तो 52.9 इंटू 10⁻⁻12 और इधर n स्क्वायर बाई 1, 4 आ जाएगा। और फिर 2 भी आ जाएगा। सो फ्रॉम 16 n इज इक्वल टू 16 इट इज, ठीक है, इट, तो ये फॉल हुआ है, इट केम टू 2। सो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटेड फ्रॉम, पीछे देख लेना, n इज इक्वल टू 2। समझ में आई बात? बताओ, है यही कि कुछ फर्क है? तो क्या पूछ रहा है? नेम द सीरीज। 2 पे गिर रहा है, टू विच द ट्रांजिशन बिलोंग एंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये 2 पे गिर रहा है, तो इट इज बामर सीरीज। और अगर बामर सीरीज है तो बामर सीरीज का अब लेमडा निकालें, तो बामर सीरीज में एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? माइनस भी नहीं होता है, सिंपली 2.18 इनिशियल माइनस फाइनल कर दो जिससे जिसमें गिर रहा है। 10⁻⁻18, चूंकि यहाँ पलट दिया इसलिए निगेटिव नहीं लगाया। 1/ni² माइनस 1/nf²। वैसे फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज इन एनर्जी, लेकिन यहाँ चेंज इन एनर्जी ऐसा है क्योंकि अगर नीचे गिर रहा है तो इसमें से क्या फोटोन निकलेगा और क्या एनर्जी का लॉस होगा? तो डेल्टा ई का तो लॉस ही होगा, ये निगेटिव ही आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में तो उसका निगेटिव आया ना। लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो इनिशियली किस पे था? क्या 16 पे था? और फाइनली किस पे आ गया? 2 पे। तो क्या ये 256 है? तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ कितना आ गया? 4 से करो 250, तो 4 छंग 24 और 4 चौको 16, ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये जो भी चीज़ आ गई है, अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ तो वो HCO/λ बन जाएगा। इसका मॉड ले लो तो वो क्या बन जाएगा? Hc/λ वाला फोटोन निकलेगा कि नहीं? hν। बोलो। अब हम लेमडा ऊपर ले लें, पलट लो, तो λ/6.626 इंटू 10⁻⁻34 और इंटू, ठीक है, सी की वैल्यू लिख लो। वैसे बामर में गिरने वाली कोई भी चीज़ जो होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम है।
क्या विजिबल दे रहा है कि कुछ और भी दे रहा है? पूरा ही दे रहा है। अच्छा ये कर लिया, और ऊपर 10⁻⁻18, तो लेमडा क्या हो गया? इसको सॉल्व कर लो। 6.626 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? -34 है, -26, -26, ये चीज़ मैं उधर ले गया हूँ, और -18, इसको नीचे ले आए तो ये प्लस बना, तो नीचे से ऊपर ले गए, मतलब मैंने दोनों तरफ पलट दिया। आप देख रही हैं, इधर लेमडा ऊपर, 80 नीचे, इधर ये ऊपर और ये नीचे। अच्छा, नीचे लिखने के बाद में अब बाद में ले जाना अगले स्टेप में, तब फिर आपको डाउट नहीं होगा। इसको यहीं लिखो। पलट दिया बिल्कुल कि नहीं? दिख रहा? अब पलट दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसको उधर ले गए और 18 को भी ऊपर ले गए, और इंटू 3, ये 3 भी लिखो, इंटू 256 भी लिखो, और नीचे 2.18 इंटू 63, ये पता कर लो। 8 है, 10⁻⁻8 तो आ गया, बाकी निकालो। $37.05 ना? अच्छा, तो ये हो जाएगा 370 और इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 370 नैनोमीटर। क्या ब्लू होता है या पर्पल, वायलेट? वहीं से शुरू होता है, 350 से 780 तक जाता है ना, कि 400 से जाता है? 400 नैनोमीटर जाता है। देखो ये पीछे क्या लिखा है, वायलेट रीजन लिखा है कि अल्ट्रा वायलेट? वेवलेंथ है, वैसे 400 से होती वायलेट की, तो ये अगर ठीक ठीक 400 है, कहीं कहीं अगली क्लास में 350 भी माना गया है। आपकी बुक क्या बताती है? कितने तक होती है? 434 है? तो सब सही कैलकुलेट किया है आपने? कुछ छूटा तो नहीं? चेक करो ज़रा। थ्री है, 256 लिख लिया है। 1 मिनट, 434 ही आ रहा है, तो R2, ये 16 नहीं आया है, ये 5 आया, यही गलत हुआ है। यहीं से ही 2 आ रहा था, आपने कैसे डिवाइड किया? यहाँ तो 2 आना चाहिए और फिर 5 आना चाहिए, इसे फिर से डिवाइड करो। और एक 2 हमने ज़्यादा लगा दिया है, यहाँ 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 पे लगना चाहिए डेसिमल। एक और गलती हुई है, 3 2 लगा दिए हैं। अब करो ज़रा। फाइव आया, तो n² तो ये 5 आ गया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें गड़बड़ की गई है कि अच्छा ये बताओ कि Rn क्या होता है? क्या 52.9 होता है पिकोमीटर? बोलो।
पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर। तो पहला आर एन यहाँ लिख लो, पहला आर एन कितना है 1.3225, मतलब 1.3 और इंटू 10⁻⁻⁹ और दूसरा आर एन इसके नीचे लिखो, दैट इज 211.6। तब कैलकुलेशन बहुत बच जाएगा। और यहाँ 52.9 पिकोमीटर और अपॉन 52.9 पिकोमीटर, और यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये इसका एन इनिशियल का स्क्वायर हुआ और ये एन फाइनल का स्क्वायर है। वही फार्मूला कि नहीं, बताओ। तो ये और ये कट गया और ये करोगी ना तो ये चीज़ आ जाएगी 1322.5 और ये आ जाएगा 211.6 और इंटू 10⁻⁻12 और इंटू 10⁻⁻12। सो एन आई स्क्वायर बाई एन एफ स्क्वायर, और इसे सॉल्व करोगी तो ये 25/4 आएगा। बोलो हो जाएगा आसान। सो इससे क्या पता चलेगा, एन आई बाई एन एफ कितना आ जाएगा, क्या 5/2 आ जाएगा। सो एन आई इज इक्वल टू 5 और एन एफ कितना हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो ये करने के बाद क्या करेंगे, दिस इज एन आई कितना है 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो नीचे 100 लिखो तो 100 लिखा जाएगा 100, ठीक है। और नहीं तो आप बामर वाला भी फार्मूला लगा सकती हो, अगर वो याद नहीं रहती वैल्यू। वैसे तो वेवलेंथ, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रहती है क्या आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। 1.6 कितनी सारी, 1.097, वो तो नहीं याद रहती होगी ना। वो जिसे पता हो लगा दे। मतलब 1/λ का भी फार्मूला है सीधे, मालूम है ये बात कि नहीं। तो 1/λ पे भी लगा सकती हो, फिर ये HC से बच जाओगी, हम ये कह रहे हैं। देखो ये 1/λ पे लगा रहा है, लैम्डा का ये फार्मूला नहीं है रिडबर्ग इक्वेशन। तो ये, लेकिन ये वैल्यू याद रहेगी तब लगा पाओगी, ये नहीं याद रहेगी तो नहीं लगा पाओगी। अच्छा अब देखो फिर ये कितना आ जाएगा -21। अच्छा यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 100 आ गया। फिर आगे बढ़ो तो अब 256 की जगह क्या लिख दो 100 और नीचे क्या लिखो 21। अब इसको काम करके दिखाओ। और ये 21 अब सही आ जाएगी। एन गलत निकाल लिया था। क्या नीचे का देखो, नहीं तो देखना है आप। क्या टाइम हुआ 11:30 12:15। फोर 34 कौन सा रीजन होता है, इंडिगो होता है क्या। चेक कर लो। किस पेज पे है, 400 से शुरू हो जाता है, फिर 450। अब कुछ पता नहीं चल रहा है, पर्पल ही लग रहा है, वो वायलेट लग रहा है। समझ में आ गई बात।
वायलेट रीजन है बस। तो क्या पूछ रहा है, बिलोंग्स टू विच रीजन, लिख लो वायलेट, वायलेट विजिबल। इतनी बात हो गई, इतना ही रखो। अभी 12:15 से 12:15 से बाकी के क्वेश्चन करा देंगे आगे से। ओके।